लॉकडाउन से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश के जाने माने दलित एक्टिविस्ट डॉक्टर सतीश प्रकाश। डॉक्टर साहब, वर्तमान लॉकडाउन का जो गरीब है, जो देश का जो वीकर सेक्शन है, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, इस लॉकडाउन का मेरे हिसाब से जो मैं महसूस करता हूँ कि इस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव सेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन ही होगा। और वीकर सेक्शन के ऊपर ही इसका, ऐसा नहीं कह सकते कि इसका शिकार सिर्फ वीकर सेक्शन होगा, बाकी सेक्शंस के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसका अगर कुप्रभाव जो होगा, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं जो सामाजिक रूप से वीक है, जो धार्मिक रूप से वीक है, जो आर्थिक रूप से वीक है, उन्हीं लोगों के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जो मजदूर सेक्शन है वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। पूरे देश के अगर आप हालात देखेंगे, इन अचानक से, हालांकि देखिए इसके सिवा कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार के पास और कोई दूसरा ऑप्शन था, और हम तो ये भी कहते हैं कि आप इससे पहले इसको लॉकडाउन को लागू करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन हालात कि लॉकडाउन के बाद क्या हालात पैदा होंगे, इनके ऊपर भी सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सरकार ने उस गंभीरता के ऊपर चर्चा ना करके उस अचानक से जो डिसीजन लिया है, मेरे हिसाब से चूंकि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो गाँव में रहती है, वो कहीं ना कहीं आपको रोज कमाने और रोज खाने के ऊपर आधारित है। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने जो डेवलपमेंट किया है वो आपने केंद्रीकृत डेवलपमेंट किया है। आपने उस डेवलपमेंट का सेंटर एक बड़े बड़े शहर बना दिए, या एक स्टेट में डेवलपमेंट आपका बहुत ज़्यादा है, दूसरे स्टेट में डेवलपमेंट आपका बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में एक जगह की जो पॉपुलेशन है, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग बाग हैं, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बड़े शहरों की ओर जाते हैं जहां उनको उपलब्ध रोजगार मिलते हैं। सरकार को ऐसी स्थिति को कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके ही लॉकडाउन करना चाहिए था। उन लोगों को 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जो है मौका देना चाहिए था। और ये जो है ना लॉकडाउन, देखिए जब तक आप सोशल डिस्टेंस की कितनी भी बातें करें, जब तक आप लोगों के मन में अगर ये बात रहेगी, आप मुझे ये बताइए कि क्या मजदूर का मतलब ये नहीं हो सकता कि मजदूर के अंदर भावनाएं खत्म हो जाती हों, है ना, या गरीबी जो है भावनाएं खत्म कर देती हो। अगर आपका बेटा है तो मजदूर का भी बेटा है। अगर जो उमंग और जो इच्छाएं जो है, एक ऐसा सेक्शन है, जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, अभी अच्छा डिसीजन किया सरकार ने, बड़ा बेहतर डिसीजन किया कि राजस्थान में कुछ बच्चे जो कोटा में जो तैयारी के लिए गए हुए थे, उसको यूपी सरकार लेकर के आना चाहिए था। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आपको यह भी रखना पड़ेगा कि 18 साल, 20 साल या 25 साल का आपका बच्चा, तो आपको बच्चा नजर आता है, लेकिन उनको भी तो देखो ना कि जो मजदूर लोग हैं, बच्चे तो वो भी है ना किसी के, वहां भी तो भावनाएं है ना, वहां भी तो पिता है ना, वहां भी बेटा है ना, वहां भी सारे रिश्ते कायम है। तो उनको भी चिंता हो रही है कि जिन लोगों के बच्चे जो हैं वो दूसरे स्टेट में अगर गए हुए हैं, सरकार को ऐसे लोगों को निकालने के लिए गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई निर्णय लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कोरोना एक महामारी है जी, लेकिन कुछ लोग, खासतौर से सत्ताधारी दल से जुड़े हुए कुछ लोग, इसको एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष से जोड़कर देख रहे हैं। इस पर आपका क्या नजरिया? नहीं, देखो मैं ये नहीं मानता। देखिए मैं इसको नहीं, इस तरीके, इस नजरिए से नहीं देखता। लेकिन कभी कभार आप सरकार के नजरिए को देख करके आपको कभी कभार अपनी जो आप सोचते हैं, उस सोच में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आता है। अब मैं ये सवाल तो करूंगा ना, आप कोटा की बात छोड़ दीजिए, अगर आपके पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के नाम पर जो लोग आए हुए हैं, अगर वाराणसी में लोग फंसे हुए हैं, साउथ के लोग आए हैं, वो सरकार के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उन लोगों के लिए सरकार निकलने का रास्ता तय करती है, उनको बाकायदा वहां छोड़ा जाता है, छोड़ना भी चाहिए, है ना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि जो व्यक्ति आपकी विचारधारा के करीब है या आपको वोट देता है, उनकी तो आप चिंता करेंगे। या आप मुझे बताइए कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन, उसके 4 दिन बाद आपने 900 लोग जो आपका हरिद्वार में जो धार्मिक यात्रा पे थे,
उनके लिए आपने इंतजाम किया ना, गुजरात के लोग थे ना। तो मैं सवाल लोगों ने ये नहीं पूछते कि वो गुजरात के लोग थे या धार्मिक यात्रा पे थे, आपने उनको क्यों जाने दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल लोगों को परेशान करता है कि एक ऐसा सेक्शन जो मजदूर सेक्शन है, अगर उनके लिए सरकार की नीयत कुछ दूसरी होती है, उनके लिए लॉकडाउन का अगर मतलब दूसरा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें राजनीति नजर आती है और सवाल भी लोग पूछेंगे। डॉक्टर साहब, सरकार पर एक आरोप ये भी है कि इसको कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी ठीक नहीं है। जैसे पश्चिम यूपी को ही आप ले लें तो पश्चिमी यूपी में जो है अभी तक 10-12 जिले आते हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए केवल एक ही लैब है, वो मेरठ में। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखो मेरे हिसाब से कहीं ना ये गलती हुई है, ये गलती कहीं ना कहीं हुई है। और लॉकडाउन जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक मैक्सिमम आबादी को भारत सरकार टेस्टिंग के दायरे में नहीं लाएंगी। अभी जो आईसीएमआर का जो आपका पीसी देखेंगे, 190 या 195 के आसपास जो सरकारी लैब हैं, और उसमें 90 या 89 के आसपास जो है आपने प्राइवेट लैब लाई है। सरकार के पास अगर संसाधन कम है तो जो अगर आप मुझे ये बताइए कि सारे मंत्री, सारी सरकार जो है, अगर अपना इलाज कराने के लिए या अपना टेस्ट करने के लिए, आप कोरोना छोड़िए ना, कोरोना के बाद बाकी बीमारी तो खत्म नहीं हुई ना, तो बाकी टेस्ट के लिए अगर प्राइवेट लैब या प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उनके लिए ट्रीटमेंट कर सकता है, तो कोरोना का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं ना, या कोरोना का टेस्ट भी वो कर सकते हैं ना। सरकार को कहीं ना कहीं अपने जो अधिकार हैं, सरकार के पास राइट है, सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट लैब हो, उनको अपने संरक्षण में ले सकती है। सरकार को इस देश में लॉकडाउन के साथ साथ, चूंकि उसके पास संसाधन कम है, उसको कहीं ना कहीं आपको चिकित्सा आपातकाल जैसी की स्थिति अगर आप महसूस करते हैं तो सरकार स्वतंत्र है। सरकार चिकित्सा जो आपातकाल है उसको घोषित करके बाकी जो प्राइवेट लैब है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां सरकार लोगों को सर्विस दे सकती है या लोगों के लिए कोई बेहतर जो है चिकित्सा सेवा अगर दे सकती है तो उसको लेना चाहिए। आप देखिए, सुनिए, आपने 22 मार्च को अगर ये लॉकडाउन हुआ है तो 22 मार्च के बाद जो है आप इसको देखेंगे कि मार्च के लास्ट वीक में जब आपका लॉकडाउन हुआ है तो वहां पे उस समय में, बल्कि उसके 8 दिन बाद तक, हमने टेस्टिंग के दायरे में 10 लाख लोगों पे आप 32 लोग आपके टेस्टिंग के दायरे में थे। आज वो सरकार ने बढ़ा करके 275 के ऊपर आप जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की जो लेटेस्ट पीसी है उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास 275 लोगों को लेकर के आया हूं। जब तक सरकार इसको अमेरिका के या जापान, अमेरिका या इटली, वहां के 10 लाख लोगों के ऊपर लगभग 8,000 लोग टेस्टिंग दायरे में हैं, अगर उस दायरे में पॉपुलेशन को नहीं लेकर के आओगे तब तक आप कोरोना से संबंधित जो ये इसके क्या इंपैक्ट होंगे या इसको सरकार को क्या बेहतर करना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार की जो तैयारियां हैं वो अधूरी ही कहलाएंगी। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन 1 में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि उनके 18,000 वाहन जो है जनता को घर घर राशन पहुंचाएंगे और जरूरत की चीजें मुहैया कराएंगे, लेकिन आज भी सड़कों पर सुबह से ही जो है सब्जी बाजार नहीं, तो ऐसे में आप इस लॉकडाउन किस तरह से सफल मानते? देखिए, इस महामारी को मेरे हिसाब से सरकार के साथ साथ इसमें आम आदमी की भी बिना सहभागिता के कोई भी सरकार इस लड़ाई के इस महामारी को मिटा नहीं सकती। मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन सरकार में कहीं ना कहीं इस बात में कहीं ना कहीं दो राय नहीं है कि जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है या केंद्र की सरकार है या बाकी कोई स्टेट की सरकार है, सरकार की का कहना नहीं है, ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये महामारी है। अगर आपने इतनी गाड़ियां की बात की थी ना तो गाड़ियां होनी चाहिए ना। आपको देखिए, जब तक आप मेडिकल सुविधा या आपकी जो बेसिक नीड की जो वस्तुएं हैं वो आप लोगों को नहीं देंगे, कहीं ना कहीं आपकी नीतियों के ऊपर सवाल उठाएंगे ना। अब इसको राजनीति नहीं कह सकते। आपने कहा कि आपको सैनिटाइजर देना था, लेकिन सैनिटाइजर आपने दिया नहीं ना, तो आपने कहीं ना कहीं वो साबुन से हाथ धोने वाली जो बात है ये काम चलाने वाली है। आपने मास्क जो है ना N95 की बात की थी ना, मास्क आपके पास है नहीं। अब देश के प्रधानमंत्री जी तौलिया लपेट करके एक मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो अपनी चीजों को कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हैं।
और महामारी में ये राजनीति करने का समय नहीं है, इसमें छुपाव नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि सरकार के पास साधन सीमित हैं, लेकिन उसके पास जो भी उपलब्ध साधन हैं या उसके पास जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका बेहतर मैनेजमेंट करें। और आपने कहा था कि गाड़ियां कम नहीं है, गाड़ी हैं, लेकिन उन गाड़ियों को कहना अलग बात है, उनको इस व्यवस्था में शामिल करना दूसरी बात है। डॉक्टर साहब, गरीबों का, मजदूरों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और इस वजह से सरकार ने घोषणा की है कि जो भी राशन कार्ड धारक है उनको सरकारी मदद दी जाएगी। लेकिन वो वर्ग जिनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना कोई लोकल आईडी है, वो बाहर से आए हुए हैं, तो वो लोग इस लॉकडाउन में बहुत मुश्किल फेस कर रहे हैं। नहीं देखो, राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। नहीं देखो, दो तीन चीजें हैं, आप इसको मान लीजिए। देखिए अगर राशन पहुंचाने का आपके पास यही एक साधन है, और सरकार कह भी रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सरकार की मैं कमियां निकाल रहा हूं। सरकार ने कहा, सरकार, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, बाकी सब लोगों ने भी कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वो दायरे में आना चाहिए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड है, क्या सरकार उनको दे रही है ना? आप शामली में जो कांदला जैसी जगह में एक महिला के पास राशन कार्ड है ना, 2 किलो अनाज के लिए इस देश में उस महिला के साथ बलात्कार हुआ ना, और बलात्कार करने वाला कौन है? राशन कार्ड डीलर है। तो आप ऐसी स्थिति में जब तक आपके पास, जिनके पास राशन कार्ड हैं, आप उनको राशन नहीं दे पा रहे, तो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको आप कैसे आश्वासन दे सकते हैं? थैंक यू डॉक्टर। हर महीने आपको बहुजन आंदोलन के इतिहास की जानकारी देने वाला बहुजन कैलेंडर। संपर्क करिए 9013942612 या फिर 01141427518 पर, या फिर ईमेल करिए dalitdastak@gmail.com। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।